चलिए तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी पर। तो आज हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य का दूसरा वीडियो। मतलब जब बहमनी साम्राज्य जो है 5 राज्यों में विभाजन हो जाता है, 5 राज्यों में टूट जाता है, तब तब से टूटे हुए 5 राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया है और एक जो 5 राज्य टूट चुके हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला राज्य देखते हैं। तो देखते हैं आज बरार। तो बताए थे कि ये 5 राज्य में सबसे पहला राज्य टूटने वाला था बरार। तो बहमनी साम्राज्य जो टूटा था तो ये एक बागे नहीं टूटा था, धीरे धीरे करके सब टूटा था। ठीक है, कलीमुल्लाह से पहले धीरे धीरे करके सबसे पहले टूटा था। तो सबसे पहले टूटने वाला राज्य कौन था? बरार था। सर्वप्रथम बहमनी राज्य से अलग हुआ था बरार। तो ये बरार के बारे में चर्चा करते हैं। बरार पे जो है किस वंश का शासक था? तो बात करते हैं बरार पे जो है इमाद शाही वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, बरार पे इमाद शाही वंश का शासक था। और ये देखिए, बरार की 2 राजधानी थी। ठीक है, एक का नाम था एलिजपुर और दूसरा का नाम था गाविलगढ़। ये 2 राजधानी बरार की थी और बरार पे जो है इमाद शाही वंश का शासक था। तो यहाँ तो इमाद शाही वंश का शासक था और इनके संस्थापक थे फतेह उल्लाह या इमादुल मुल्क, फतेह उल्लाह या इमादुल मुल्क। तो ये प्रथम शासक एवं संस्थापक थे बरार का। तो ये फतेह उल्लाह या इमादुल मुल्क जो है पहले विजयनगर का ब्राह्मण होते हैं। जब बहमनी साम्राज्य टूटा नहीं था तो उस समय ये विजयनगर साम्राज्य का जो है ब्राह्मण थे फतेह उल्लाह। ठीक है, बाद में इसका नाम जाकर के फतेह उल्लाह खां पड़ता है या फतेह उल्लाह पड़ता है। यह तो पहले विजयनगर का ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होने के बाद जो है यह इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, इस्लाम को स्वीकार करता है। ठीक है, तो जब बहमनी साम्राज्य नहीं टूटा था तो आपको बताए थे कि कलीमुल्लाह से पहले जो शासक थे उनमें जो है एक प्रधानमंत्री होता था महमूद गवाह। ठीक है, तो ये महमूद गवाह जो है इन ब्राह्मणों को, विजयनगर का जो ब्राह्मण थे, बाद में तो फतेहुल्लाह नाम पड़ा, उनको जो है एक नियुक्त किया गाविलगढ़ का तरफदार। ये तरफदार क्या होता है? इज लाइक ए सूबेदार, मतलब राजस्व की देखभाल करने वाला। ठीक है, मतलब राजस्व की वसूली करने वाला ये तरफदार होता है या सूबेदार होता है। तो फतेहुल्लाह को पहले ये सूबेदार नियुक्त किया जाता है, तरफदार नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? महमूद गवाह के द्वारा। लेकिन जब इस्लाम स्वीकार करता है, मतलब जो बहमनी साम्राज्य टूट जाता है और बरार क्षेत्र बनता है, बरार प्रांत बनता है, तो वहां के ये संस्थापक होते हैं फतेह उल्लाह खां, या इनका पूरा नाम है फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क। तो देखिए अब क्या होता है कि 1504 ईस्वी में फतेह उल्लाह का मृत्यु हो जाता है। फतेह उल्लाह का मृत्यु के बाद इनके पद पर कौन बैठता है, गद्दी पर कौन बैठता है? अलाउद्दीन। ठीक है, तो अलाउद्दीन इनके पुत्र होते हैं जो गद्दी पर बैठते हैं और ये अपने नाम में एक टाइटल लगा देते हैं। जिस तरह मेरा नाम चंदन कुमार राज है, मतलब चंदन कुमार के बाद हम अपना टाइटल लगाए हैं राज, तो ये भी अपने नाम में जो एक टाइटल लगाना चालू किए। ठीक है, तो टाइटल में क्या लगाए? इमाद शाही। ये इमाद शाही लगाए, मतलब अब नाम क्या होगा? अलाउद्दीन इमाद शाही। और आगे आने वाला मतलब आगे जो शासक रहेगा वो भी इमाद शाही लगाएगा। उसके बाद आ जाता है, तो इनका अलाउद्दीन का काम क्या रहता है? तो इनका एक सिद्धांत रहता है कि बरार को विस्तृत करना, मतलब अलग अलग प्रांतों को जो है अपने में मिला करके बरार को विकसित करना। लेकिन ये नहीं कर पाते हैं और क्या होता है? इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद गद्दी पर बैठता है दरिया इमाद शाह के बैठने के बाद ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग इनका डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन ध्यान में रखना है ये शासक थे। तो दरिया इमाद शाह के बाद जो है गद्दी पर बैठते हैं उनके पुत्र बुरहान इमाद शाह। देख रहे हैं आप, इमाद शाह टाइटल लग रहा है। तो ये शुरुआत किया था कौन? अलाउद्दीन। फतेह उल्लाह का पुत्र अलाउद्दीन टाइटल शुरू किया था इमाद शाही का। तो इनका भी, दरिया इमाद शाह का भी मतलब जो है सिद्धांत रहता है, मतलब फोकस रहता है बरार को विस्तृत करने का। लेकिन बाद में ये भी कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में आता है उनके बाद
बुरहान इमाद शाह जो है इनके पुत्र होते हैं। तो ये बुरहान इमाद शाह क्या होता है, ये बुरहान इमाद शाह के एक मंत्री होते हैं तूफान। ये बुरहान इमाद शाह को क्या करते हैं मंत्री, इनके मंत्री तूफान ने इसे नरनौल के किले में कैद कर, नरनौल के किले में बुरहान इमाद शाह को कैद कर जो है गद्दी हथिया लिया। ठीक है, कौन, मंत्री तूफान, और अपना गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, फिर लेकिन अब जो इनको कैद कर देता है इनका मंत्री, तो इसके बचाव के लिए एक सुल्तान आता है। तो कौन सुल्तान, देखिए, तो अहमदनगर के सुल्तान होते हैं मुर्तजा निजाम शाह। अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह इनको बचाने के लिए बुरहान इमाद शाह को किले से बाहर निकालता है और इनको कैद से मुक्त करता है। कैद से मुक्त करता है कौन, अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह। जब अब देखिए कैद से बाहर किया, इनको मुक्त करवाया, इनका जान बचाया बुरहान इमाद शाह का, तो ये पहले शासक रहते हैं, बाद में गद्दी पर बैठता है इनका मंत्री। तो ये क्या करता है, तो इन पे एहसान हो जाता है, यदि बुरहान इमाद शाह पे एहसान हो जाता है। ठीक है, तो एहसान में तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, अहमदनगर के सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह 1574 ईस्वी में बरार को जो है अहमदनगर में मिला लिया। देखिए यहाँ 1504 ईस्वी में फतेहुल्लाह मरा, ठीक उसके 70 साल बाद जो है बरार खत्म हो जाता है पूरी तरह, और 1574 ईस्वी में बरार जो है अहमदनगर में मिल जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो बरार तो पूरी तरह खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अहमदनगर का। अहमदनगर का अब देखते हैं हम लोग अहमदनगर, देखते हैं अहमदनगर को। ठीक है, तो अहमदनगर की स्थापना कब होती है, 1490 ईस्वी में। ठीक है, 1490 ईस्वी में स्थापना होती है। 1574 ईस्वी में तो जो है बरार को अहमदनगर अपने में मिलाता है, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1490 ईस्वी में होती है। ठीक है, तो इनके संस्थापक होते हैं अहमद शाह। ठीक है, यह जो है बहमनी साम्राज्य से अलग होकर के अहमदनगर 1490 ईस्वी में जो है ये स्वतंत्रता की घोषणा करता है। कौन, अहमद शाह। इसका जो है बचपन का नाम क्या रहता है, मलिक अहमद। मलिक अहमद अहमदनगर की स्वतंत्रता की घोषणा करती है 1490 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ किस वंश की स्थापना करती है, निजाम शाही वंश। ठीक है, निजाम शाही वंश। और ये अहमद शाह जो है अपने साथ जो टाइटल लगा लेते हैं, वो टाइटल क्या लगा लेते हैं, निजामुल मुल्क। जिस तरह बरार में जो था इमाद शाही वंश था, तो इमाद शाही वंश था, तो वहां टाइटल क्या लगा था, इमादुल मुल्क। इमाद शाही से इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क। यहाँ देखिए, यहाँ जब निजाम शाही वंश है तो निजामुल मुल्क, इसका टाइटल क्या है, निजामुल मुल्क। निजाम से निजामुल मुल्क, वहां रखिएगा बरार में यार, इमाद शाही से इमादुल मुल्क, तो ये टाइटल होता था। अब देखते हैं मलिक अहमद जो है, मलिक अहमद तो अहमद शाह का बचपन का नाम होता है, और ये आगे आके इसका टाइटल लगता है निजामुल मुल्क, अहमद शाह निजामुल मुल्क। तो देखिए, महमूद गवाह को दंड देने के पश्चात इसे वजीर नियुक्त किया गया। बरार में आपको पढ़ाए थे नहीं, जब बहमनी साम्राज्य चल रहा था, ठीक है, तो आपको बताए थे कि बहमनी साम्राज्य का जो फिर अंत हो जाता है, या महमूद गवाह को दंड जब मिलता है, बहमनी साम्राज्य जब जुटा नहीं था, तो महमूद गवाह बहमनी साम्राज्य का प्रधान किसके, मोहम्मद तृतीय के समय वजीर रहता। तो ठीक है, तो उस समय जो है जब महमूद गवाह को प्रधान दंड मिल जाता है, तो उसके पश्चात वजीर किसको बना दिया जाता है, तो बहमनी साम्राज्य के समय जो है महमूद गवाह को प्रधान दंड देने के पश्चात इसको मलिक अहमद को वजीर बना दिया जाता है। किस समय, जब अहमदनगर टूटा भी नहीं था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य से अहमदनगर टूटा भी नहीं था, उस समय अहमदनगर बहमनी साम्राज्य में सम्मिलित था। तो महमूद गवाह के बाद वजीर कौन बना था, मलिक अहमद। ठीक है, तो देखिए, जब अहमदनगर टूट जाता है, तब जो है ये अहमद शाह अहमदनगर की स्थापना करता है और स्वतंत्रता की घोषणा करता है बहमनी साम्राज्य से 1490 ईस्वी में।
ठीक है। तो ये आपको बता दिए, इसका बचपन का नाम मलिक अहमद है। इसको वजीर का पद कब मिलता है? महमूद गवाह के मृत्यु के पश्चात, मोहम्मद तृतीय के समय, जब बहमनी साम्राज्य सम्मिलित रहता है तभी। तो अब देखिए, जब अहमदनगर की स्थापना होता है तो ये अपना राजधानी बनाते हैं अहमद शाह जुन्नेर, ठीक है। तो उस समय राजधानी जुन्नेर होता है। तो ये राजधानी को स्थानांतरित करके क्या करते हैं, ये अहमदनगर की स्थापना करते हैं, ठीक है। अहमदनगर की स्थापना करते हैं। और जिस समय वजीर बने थे अहमद शाह, उसी समय इनको एक उपाधि दिया गया था निजामुल मुल्क का, ठीक है। जो इसका टाइटल रहता था वही इसको उपाधि दिया गया था निजामुल मुल्क का। किस समय? जब वजीर बने थे उसी समय, जब बहमनी साम्राज्य में अहमदनगर सम्मिलित था तो उसी समय। तो ये जुन्नेर से अपना स्थानांतरित करके अपना राजधानी कहाँ कर देते हैं? अहमदनगर। अहमदनगर प्रांत भी रहता है और राजधानी भी कहाँ कर लेते हैं? अहमदनगर, ठीक है। तो अब देखिए, जब मलिक अहमद का मृत्यु हो जाता है, ठीक है, तो इन्हीं का पुत्र जो है बुरहान निजाम शाह गद्दी पर बैठते हैं। बुरहान निजाम शाह, एक नाम पहले भी आया होगा बरार में, बुरहान इमाद शाह आया था, लेकिन यहाँ निजाम वंश है तो निजाम शाह आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होएगा। तो यहाँ बुरहान निजाम शाह है क्योंकि निजाम शाही वंश है, और वहां जो था बुरहान इमाद शाह था, ठीक है। तो देखिए, बुरहान निजाम शाह को एक उपाधि दिया गया था निजाम शाह का, ठीक है। बाद में ये निजाम शाह लगता है, तो इसको जो है बुरहान निजाम शाह को ये निजाम शाह की उपाधि दिया गया था, और प्रथम उपाधि इसको निजाम शाह का दिया गया था ये अहमदनगर में। तो ये निजाम शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था, ठीक है। कौन? बुरहान निजाम शाह। इसके समय एक प्रधानमंत्री थे, इसके समय एक प्रधानमंत्री बनाया गया था जिसका नाम था मुकम्मल खां दक्कनी। ये दक्कन क्षेत्र का था, तो इसीलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, मुकम्मल खां दक्कनी। फिर उसके बाद बुरहान निजाम शाह के बाद आ जाते हैं हुसैन निजाम शाह, ठीक है। तो हुसैन निजाम शाह के समय एक 1562 ईस्वी में एक घटना घटी, ठीक है। क्या घटना घटी? हुसैन शाह के ऊपर जो होता है कि तीनों ओर से आक्रमण हो जाता है, मतलब अहमदनगर पे उस समय शासन होते हैं हुसैन निजाम शाह, और हुसैन निजाम शाह पे मतलब कि अहमदनगर पे तीनों ओर से हमला हो जाता है। तो कौन कौन हमला करते हैं देखते हैं। एक विजयनगर से कर देते हैं राम राय, और बीजापुर से कर देते हैं आदिल शाह, और गोलकुंडा से कर देते हैं इब्राहिम कुतुब शाह। तो तीनों ओर से हमला हो जाता है, तो निश्चित रूप से हुसैन शाह संभाल नहीं पाएगा। जब तीनों तरफ से उनको दे देगा, हम अपने में गब्बर सिंह रहेंगे, अपने में हीरो रहेंगे, तब ये तो गुंडा को धो देंगे। लेकिन यहाँ अपने में यो सब हीरो है, ये सब अपने हीरो है। जब 3 गो हीरो एक अकेला हीरो को मारेगा नहीं क्या, कूट देगा पकड़ के। तो ये क्या करता है कि हमला कर देता है हुसैन शाह। तब हुसैन शाह को तो कचूमर निकालेगा ही, पकड़ के क्या करता है हुसैन शाह का कचूमर निकाल देता है। और ये जो तीनों जो है आक्रमण जो करता है, तो इनका नेतृत्व करने वाला कौन रहता है? संयुक्त सेना का। संयुक्त सेना का नेतृत्व मेन जो करता है वो राम राय करते हैं, जो विजयनगर के होते हैं। तब हुसैन शाह को पकड़ के हथकचरा मार देते हैं, धो देते हैं, पकड़ के कूट पीस देते हैं। तब तो हुसैन शाह गरमा जाता है, हाय हमको मारा, हम छोड़ देंगे। ये भी क्या करता है, पहले ये जानिए कि ये तीनों जो हमला करते हैं तो करते क्या है कि अहमदनगर का जो भी निवासी होते हैं उसको पकड़ के तबाह कर देते हैं, वहां से धन लूट लेते हैं, ठीक है। और जो है मुसलमानों को जो है बुरी तरह से लूटते हैं, बहुत बुरी तरह से लूटते हैं। तब हुसैन शाह फॉर्म में आ जाता है बाद में, अभी तो कुछ पीस दिया, बाद में तुमको देख लेंगे हम। बाद में क्या करता है हुसैन शाह, ठीक 1565 ईस्वी में 3 साल के बाद 1565 ईस्वी में हुसैन शाह जो है एक मुस्लिम संघ में जो है सम्मिलित हो जाता है, ठीक है।
अब मुस्लिम संघ में सम्मिलित हुआ तो अब तीनों से बदला लेगा, और क्या सोचता है कि हम विजयनगर के सम्राट जो राम राय रहते हैं इसके विरुद्ध जो है बिगुल फूकेंगे और पूरा मारपीट चलेगा। अब हम लोग देखेंगे आगे जो है आने वाले समय में जो है कभी हुसैन शाह से मारपीट होगा, पकड़ के पूरे एकदम चलेगा ढिसुम ढिसुम। तो देखते हैं हम लोग आगे इससे। देखिए कि हुसैन शाह को क्या होता है, तीनों थुर थार के चल देता है। विजयनगर का सम्राट राम राय और कुतुब शाह गोलकुंडा का और बीजापुर का आदिल शाह, तीनों पकड़ के थुर थार के वहां के मुसलमानों को लूट लेता है, वहां के जो है निवासियों को तबाह कर देता है और वहां से चल देता है। तो अहमदनगर का अगला शासक कौन बनेगा? अहमदनगर का अगला उत्तराधिकारी होता है मुर्तजा निजाम शाह। ठीक है, मुर्तजा निजाम शाह। और उसके समय क्या होता है कि यहाँ मुगल आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, उसके समय मुगल आक्रमण कर देते हैं पहली बार। तो ये क्वेश्चन मुगल आक्रमण जो करते हैं ये पहली बार पूछता है कि मुगल जो है आक्रमण पहली बार किस पे किया था? तो अहमदनगर पर किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और मुगल तो अहमदनगर पे आक्रमण करवे किया। ठीक है, और साथ साथ उसी समय क्या करता है, बीजापुर के जो शासक होते हैं मतलब सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये भी जो है आक्रमण कर देता है अहमदनगर पे। एक तो पहले से हुसैन शाह थुरा के गया तीनों से, अब क्या कर रहा है अहमदनगर पे, एक तो मुगल आक्रमण कर दिया, ऊपर से बीजापुर का शासक सुल्तान मतलब इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय आक्रमण कर देता है। तब ये से अहमदनगर का थुरवा हो जाता है, पकड़ के पीट पिटा चल रहा है अहमदनगर पे, खाली आक्रमण ही आक्रमण कर रहा है। अब क्या होता है कि देखिए ये तो यहाँ तो थोड़ा वहां थोड़े किया, यहाँ भी थोड़ा आ रहा है अगला शासक। इसके जो आने वाला शासक होता है अगला शासक बुरहान, इसको क्या करते हैं सम्राट अकबर मुगल शासक, ये जो सम्राट अकबर क्या करते हैं बुरहान को बंधक बना लेते हैं। बुरहान को बंधक बना लेते हैं मतलब किसी को छोड़ नहीं रहा है। पहले जो हुसैन शाह आया था उसको डंगा डुंगा के चल दिया, उसके बाद मुर्तजा निजाम शाह आया तो उसके समय मुगल और बीजापुर अटैक कर दिया। अब फिर जो अगला शासक होता है बुरहान, उसको भी क्या किया, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको सम्राट अकबर बंधक बना लेते हैं। ये सम्राट अकबर कौन? वही मतलब हुमायूं का पुत्र। ठीक है, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, तो वही अकबर इसको बंधक बना लेते हैं। अहमदनगर का जो अगला सुल्तान होता है बुरहान। ठीक है, अब देखिए तो यही बुरहान के समय जो है एक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना होती है बुरहान ए महासीर, बुरहान ए महासीर। तो अब आगे देखते हैं हम लोग अगला कैरेक्टर। अगला कैरेक्टर एक कैरेक्टर को देखते हैं चांद बीबी। चांद बीबी कौन होती है? इसका बचपन का नाम होता है चांद खातून। ठीक है, आगे इसका नाम चल के चांद सुल्ताना भी रखा था, जिस तरह रजिया सुल्तान होती थी, रजिया सुल्ताना, तो इसका चांद सुल्ताना भी नाम पड़ता है। ठीक है, इनका विवाह क्या होता है, इनका विवाह हो जाता है किससे? बीजापुर के शासक अली आदिल शाह से। ठीक है, कब? 1557 से 58 के बीच। ठीक है, परंतु क्या होता है अली आदिल शाह का मृत्यु हो जाता है 1580 में। तो इनके पश्चात या क्या करती है यह कि अहमदनगर वापस लौट जाती है, मतलब अपने ससुराल से मैके आ जाती है। तो अहमदनगर ये चांद बीबी कौन होती है? वही हुसैन शाह जिसको तीनों मिलकर थोड़ा था। तो ये चांद बीबी जो है उन्हीं का पुत्री होती है, उन्हीं की बेटी होती है हुसैन शाह की। और पत्नी किसकी होती है? अली आदिल शाह जो बीजापुर के शासक होते हैं। तो यह अहमदनगर वापस लौट आती है, इसका राजनीति में बड़ा पकड़ रहता है। ठीक है, एक योद्धा भी रहती है, बड़ी वीर योद्धा रहती है। तो अहमदनगर अभी कहाँ पड़ता है? अहमदनगर अभी महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि अहमदनगर जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला भी है। तो बाद में यह क्या करती है चांद बीबी, तो कई बार बाद में जाके ये सम्राट अकबर जो इस पे आक्रमण करता है, तो कई बार यह बीजापुर अहमदनगर को जो है यह बचाती भी है। चांद बीबी एक बहुत ही अच्छी योद्धा रहती है, कुशल योद्धा रहती है। तो चांद बीबी कुछ स्पेशल कैरेक्टर है चांद बीबी रानी लक्ष्मीबाई, इसका अलग से वीडियो बनेगा, उसके वहां हम लोग अच्छा से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये कैरेक्टर आप जान गए क्योंकि ये बीच में टपकती है, अहमदनगर वापस आएगी, बीच में
टपकेगी, इसलिए यहाँ इस कैरेक्टर का चर्चा किए थोड़ा। तो अब देखिए, अब ये बुरहान को जो है सम्राट अकबर बंधक बनाया, ठीक है। तो बुरहान को जब सम्राट अकबर बंधक बना लिया, जब बुरहान का मृत्यु हो जाएगा तो इन्हीं के पुत्र जो है इधर, ठीक है, इन्हीं के पुत्र बुरहान के मृत्यु के बाद उसके पुत्र कौन होते हैं? इब्राहिम, ठीक है। इब्राहिम ने केवल 4 माह तक ही शासन किया। फिर अहमदनगर का जो सुल्तान बनता है राजा इब्राहिम, तो ये 4 माह तक ही शासन करता है। क्यों? अब देखिए क्यों। क्यों कि इस समय अहमदनगर की स्थिति जो है विवादग्रस्त हो जाती है। विवादग्रस्त क्यों होती है? इसके पीछे कारण क्या होता है कि 4 माह तक ही शासन क्यों करता है इब्राहिम? तो ग्रस्त यही हो जाता है विवादग्रस्त इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां के जो निजामशाही अमीर वर्ग के 4 गुट जो होते हैं, चारों जो है राजा बनने के लिए, मतलब गद्दी के लिए अपने दावे प्रस्तुत करते हैं, चारों गुट के, ठीक है। तो चारों गुट 4 भाग में है, माने 4 MP का 4 प्रधानमंत्री खड़ा हुआ चारों गुट के, तो चारों दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये चारों गुट जो है अमीर वर्ग के चारों गुट दावा प्रस्तुत करते हैं कि हम गद्दी पर बैठेंगे, इसलिए 4 माह तक रहता है। अब होता क्या है, देखिए कि इन चारों गुट में कौन रहते हैं? एक अमीर वर्ग के रहते हैं, एक दक्कनी वर्ग के रहते हैं, तीसरा एक रहता है मियां मंजू, एक चौथा रहता है चांद बीबी। यही चांद बीबी अहमदनगर की गद्दी के लिए यह भी सब दावेदार रहती है। तो लेकिन होता क्या है कि मियां मंजू और चांद बीबी ये क्या करती है, दोनों बाहर हो जाती है दावेदार से। और क्या करती है, ये दोनों बाहर हो जाती है तो 2 ही दावेदार बचता है। 2 ही बचता है तो ये क्या करती है कि दोनों में से एक का समर्थन चांद बीबी करने लगती है, एक का समर्थन जो है ये मियां मंजू करने लगती है। तो मियां मंजू किसका समर्थन करती है? ये दक्कनी का समर्थन करती है, क्योंकि ये दक्कन क्षेत्र की रहती है। और ये चांद बीबी किसका समर्थन करती है? अमीर वर्ग का समर्थन करती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। आगे कौन शासन पर बैठता है, ठीक है, किसको समर्थन मिलता है, कौन अपना गद्दी संभालता है। देखिए आगे, देखिए कि ये दोनों तरफ हो जाती है। एक समर्थन करने लगती है दक्कनी का, एक समर्थन करने लगती है किसका? अमीर वर्ग का, ठीक है। अब जो है 2 दावेदारी था, दोनों का समर्थन करने लगती है। तो एक जो दक्कनी वर्ग का समर्थन करती है, एक अमीर वर्ग का। अब क्या करती है, उसके लिए प्रचार प्रसार शुरू कर देती है। पूरे समाज में प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है, दोनों जी जान लगा देती है एक दूसरे को जिताने के लिए। ऐसा क्यों करती है? ये सोचती है यदि हम जो है पूरा इतना जो मेहनत करेंगे उसके पीछे, तो क्या होगा कि गद्दी हो सकता है कि मेरे हाथ दे दे, दोनों सपोर्ट मेरे में आ जाए। तो ये पूरा जोर शोर लगा देती है दक्कनी के लिए, ये पूरा जोर शोर लगा देती है अमीर वर्ग के लिए, ठीक है। तो पूरा जोर शोर लगा देती है। तो होता क्या है कि इसके सामने, मियां मंजू के सामने क्या हो जाती है, स्थिति संकटग्रस्त हो जाती है। ये चांद बीबी से जो है हारने लगती है मियां मंजू, ठीक है। इसका प्रचार प्रसार भी कम होता है, ये चांद बीबी तो पूरा लगा देती है, ठीक है। बाद में स्थिति संकटग्रस्त कर देती है मियां मंजू का। तो ये क्या सोचती है, अब मियां मंजू के पास उपाय नहीं सोचता। तो अब ये क्या करती है, मियां मंजू जो है ये आमंत्रित करता है मुगल सम्राट अकबर को, ठीक है। क्योंकि ये जानती है मुगल सम्राट अकबर का जो है चांद बीबी से लड़ाई है, क्योंकि जो है अहमदनगर का जो सम्राट था, अहमदनगर का जो सुल्तान था, उसको ये अकबर कैद किया था और अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अहमदनगर का नेतृत्व उस समय, सेना का नेतृत्व कौन करता है? सेना का जो संचालन सब जो करता है कौन करता है? ये चांद बीबी के नेतृत्व में रहती है। तो इसको पता रहता है कि मुगल सम्राट अकबर से जो है लड़ाई है। तो ये इनको न्योता भेज देती है मुगल सम्राट अकबर को, प्लीज हमको जो है चांद बीबी से बचाइए, मेरे पे बहुत संकटग्रस्त है। तो ये मुगल सम्राट क्या करता है कि ये क्या करता है, इसका पुत्र था शाह मुराद। आप सोचे होंगे कि ये शाह मुराद कहां से आ गए? जी हाँ, शाह मुराद भी एक पुत्र था। एक तो पुत्र जहांगीर था जो कि आप जानते होंगे, लेकिन एक शाह मुराद था जिसको जो है अकबर ने
गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, छोटे मोटे सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, ठीक है, शाह मुराद को। ये गुजरात में था, ठीक है। तो ये मुगल सम्राट अकबर क्या करता है, इसको जो है आमंत्रण करता है, किसको, शाह मुराद को, और इसको कहता है कि तुम जाओ देखो कि चांद मियाँ बीबी का जा करके हेल्प करो, ठीक है। तो क्या करता है ये शाह मुराद, ये चल देता है अपनी सेना लेकर के, और मालवा तक जैसे पहुंचता है तो इधर से क्या करता है, मुगल सम्राट अकबर भी जो है अपना सेना भेज देता है, मुगल सेना अब्दुल रहीम खाने खाना के साथ, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना के साथ। ये मालवा, ये मुराद का सेना, और ये अब्दुल रहीम खाने खाना का सेना, मुगल सेना, ठीक है, दोनों मिल जाता है। अब एक बड़ा मुगल सेना बन गया, विशाल मुगल सेना, बड़ा मुगल सेना बना। इस मुगल सेना के साथ क्या होता है कि एक और सेना ऐड हो जाता है, किसका सेना, राजा अली बान मंडू। तो अब देखिए कि एक तो मुगल सेना बड़ा सेना था ही, मुराद का सेना, और अब्दुल रहीम खाने खाना जो मुगल सेना अकबर भेजवाया था वो, ये तो बड़ा सेना था ही, उसके साथ राजा अली बान मांडू आ जाता है एक सेना लेकर। अब तो और भी ये विस्तृत विशाल सेना बन गया। अब ये विशाल सेना जब चांद बीबी पे अटैक करेगा तो क्या हाल होगा बताइए। अब ये विशाल सेना अटैक कर देता है, पूरा संयुक्त सेना लेकर के अहमदनगर पे अटैक करता है, और किला को जो है पूरी तरह से घेर लेता है, किला को चारों तरफ से घेर लेता है, और कहता है कि अब तुम लोग बाहर निकलो, ठीक है, बाहर निकलो, अब बताते हैं, पूरे विशाल सेना लेकर के। तो अब क्या करती है, ये चांद बीबी है, देख रहे हैं, ये चांद बीबी है, ठीक है, ये मियाँ बीबी है, सॉरी, ये मियाँ मंजू है, ये चांद बीबी है। अब क्या करती है, यहाँ का संयुक्त सेना पूरे घेर लेती है किला को। अब जो है किला का दरवाजा बंद हो जाता है चारों तरफ से, कहता है तुम लोग निकलो, अब एक एक करके मारते जाएंगे। बाद में क्या करती है कि चांद बीबी का सेना जो है, मतलब अहमदनगर की सेना जो है, ये मुगल सेना के सामने घुटना टेक देती है, ठीक है, बाद में घुटना टेक देती है। फिर क्या करती है, क्योंकि चांद बीबी जानती है कि अब हम नहीं जीत पाएंगे, बाद में वहां का सेना घुटना टेक देती है, और वहां जो है एक समझौता हो जाता है, संधि हो जाता है। तो चांद बीबी समझौता कर लेती है मुगल सेना के साथ, ठीक है। समझौता में क्या करती है कि बरार क्षेत्र जो होता है, जो कि 1574 ईस्वी में, ठीक है, एहसान में जो है बरार क्षेत्र अहमदनगर में मिलाया था बरार को। तो ये बरार क्षेत्र 1574 ईस्वी में अहमदनगर में मिलता है। तो ये बरार क्षेत्र किसको दे देता है, ये मुगलों को समर्पित कर देता है, ठीक है, ये मुगलों को समर्पित कर देता है समझौता के बाद। तो अब बरार किस क्षेत्र में चल जाएगा, अब बरार चल जाएगा मुगल के हाथ, ठीक है, अब बरार मुगल के हाथ चल जाएगा। अब अहमदनगर से ये बरार हट चुका है। तो अब देखते हैं अब अहमदनगर पे किसका शासन होगा, ठीक है, मुकम्मल अंबर का शासन होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि मुकम्मल अंबर को, तो ये आपको तो पहले बताया मियाँ मंजू और चांद बीबी। तो यहाँ तो देखिए चांद बीबी समझौता कर लेती है, बरार दे दिया, ठीक है। तो अब आगे अगला शासक देखते हैं अहमदनगर का कौन बनता है, मुकम्मल अंबर बनेगा, ठीक है। तो आगे देख रहे हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों कि अहमदनगर पे जो है शासन कौन करता है, अहमदनगर पे अगला शासन करता है मलिक अंबर। यह शासन करता है, ठीक है, अहमदनगर पर नियंत्रण बनाए रखता है, लेकिन शासक वहां का नहीं होता है, मतलब वहां का जो है सुल्तान नहीं होता है। वहां का सुल्तान कौन होता है, वहां का सुल्तान होता है मुर्तजा द्वितीय, ठीक है, लेकिन यह नियंत्रण इसी के हाथों में रहता है, मलिक अंबर के हाथों में, ठीक है। तो मलिक अंबर में कहा जाता है कि मलिक अंबर के बारे में कहा जाता है कि यह अबिसिनियाई दास था, ठीक है, यह एक दास था, और दास से क्या होता है कि यह वजीर बन जाता है, दास से वजीर बन जाता है, और वजीर बनने के बाद क्या होता है कि यह अपना सुल्तान किसको चुनता है, मुर्तजा द्वितीय को, ठीक है, मुर्तजा द्वितीय को। लेकिन यह मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान चुनता है, ठीक है, लेकिन नियंत्रण कौन करता है अहमदनगर पर, अहमदनगर पर नियंत्रण करता है मलिक अंबर, ठीक है, वहां का शासन को कौन चलाता है, मलिक अंबर, ठीक है। तो
मलिक अंबर क्या करते हैं कि यह अहमदनगर को केंद्र बना करके छापामार युद्ध प्रणाली से मुगलों से कई युद्ध करते हैं। मतलब मुगलों कई बार जो है पराजित करते हैं। कैसे? तो देखिए, ये छापामार युद्ध प्रणाली में क्या होता था कि छुप छुप के युद्ध करना। मतलब मुगल सेना जा रहा है, पीछे से गए, मार दिए 2-4 बम, तुम चल गए, भाग गए। फिर देखिए वहां जा रहा है, फिर क्या किए, उधर से अटैक कर दिए, फिर 2-4 बम गिरा दिए। इसी तरह मतलब छुप छुप करके जो है अटैक कर देता था और भाग जाता था। तो यह छापामार युद्ध प्रणाली से कई बार मुगलों को जो है हराया था। और 1617 और 1621 ईस्वी में जो है खुर्रम, ये खुर्रम कौन था? शाहजहां, ठीक है, जहांगीर का पुत्र शाहजहां जो मुगल काल के थे। तो ये खुर्रम से जो है अहमदनगर, मतलब ये मलिक अंबर जो है पराजित भी हुआ था 1617 और 1621 ईस्वी में, खुर्रम शाहजहां से। ठीक है, अब देखते हैं कि ये तो पराजित हुआ। दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर ये मलिक अंबर दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी स्टार्ट किया था। ठीक है, तथा भूमि के ठेके इजारा पर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो भूमि का ठेके और इजारा पर देने की प्रथा क्या होती थी? ये बट्टे पर लगाना। ठीक है, तो ये इसको जो है पूरी तरह जो है समाप्त कर दिया। किसने? ये मलिक अंबर ने। लास्टली क्या होता है कि 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्या आपको बताए थे कि पहले तो मुगल साम्राज्य बरार को अहमदनगर से जो है हटा करके बरार क्षेत्र को अपने में मिला लिया था मुगल साम्राज्य, मुगल। और सेकंड क्या होता है कि 1633 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां अहमदनगर को अपने में मिला लेता है। इस तरह जो है अहमदनगर का क्षेत्र पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अहमदनगर खत्म हो गया। ठीक है, तो बरार भी आ गया मुगल क्षेत्र में और अहमदनगर को भी मुगल क्षेत्र में आ गया, दोनों क्षेत्र मुगल में आ गए। अब अगला वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 3 और ऐसे राज बचे हैं जो कि अहमदनगर बरार आपका खत्म हो गया, दोनों मुगल सेना हड़प लिया। और आगे जो है कौन कौन बचता है? बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर, तीनों की चर्चा जो है हम अगला वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो तीनों अगला वीडियो में होगा। लेकिन अहमदनगर बरार जो है अब मुगल साम्राज्य में आ गया है, मुगल साम्राज्य उसको जीत करके अपने मिला लिया है। तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे बीजापुर, गोलकुंडा। ठीक है, तो बीजापुर, गोलकुंडा सबको जो है अगला वीडियो में देखेंगे, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदरपुर को। ठीक है, थैंक यू।